हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो पिछले क्लास में हमने छोड़ा था उसके आगे से। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको मोमेंटम पढ़ा दिया था और मोमेंटम का न्यूमेरिकल कराना बाकी था। तो मैंने बोला था कि सिलेबस में ये पूरा सीरीज में जो है न्यूमेरिकल ही क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम उसी के ऊपर एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम। क्या बोलता है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन by a force its velocity change to 5 meter per second, find its initial and final momentum। तो पूछा है हमसे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा अगर किसी बॉडी को रेस्ट में रखा गया और उसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। बॉडी कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये कोई बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है हमको 5 kg का। इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब कितना फोर्स लगा रहे हैं वो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये बोल ज़रूर रहा है कि फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी का जो स्पीड होता है आगे चलकर इसका स्पीड बन जाता है 5 मीटर पर सेकंड। और शुरुआत में क्या था, ये रेस्ट में। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। मोमेंटम क्या था, तो मोमेंटम था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। तो हम यहाँ पे मोमेंटम निकालना बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल बोला है। इनिशियल का मतलब क्या है, इनिशियल का मतलब है शुरुआत में पहले क्या था, और फाइनल का मतलब क्या है बाद में क्या हो गया। तो बाद में ये रहा फाइनल हमारा और ये रहा इनिशियल। तो इनिशियल मोमेंटम को हम यहाँ पे लिखते इनिशियल मोमेंटम को। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, तो इसका वेलोसिटी 0 है। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, तो इनिशियल मोमेंटम आएगा 0। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है इसका 5, इसका मास है 5 इंटू वेलोसिटी भी है 5। तो ये कितना हो जाएगा 25 kg मीटर पर सेकंड। तो इसका फाइनल मोमेंटम आएगा 25 kg मीटर पर सेकंड और इनिशियल मोमेंटम आएगा 0, क्योंकि ये क्या है रेस्ट में है शुरू से, इसलिए इसका मोमेंटम आएगा 0। तो चलिए इसको आप उतार लो। ठीक है, ऐसे सवाल आपको अपने बुक में और भी मिलेंगे, तो उस बुक से बनाओ। और अगर आपको डाउट होता है तो आप भेजो, कमेंट में डालो और मैं उसको बनाकर वापस भेजूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। देखिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि है इजी टॉपिक। ठीक है, कुछ बड़ा कुछ है नहीं इसमें, बस हम न्यूमेरिकल करवाएंगे और उस न्यूमेरिकल से हम मानते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा अनबैलेंस क्या होता है और बैलेंस क्या होता है। तो बैलेंस और अनबैलेंस का कंसेप्ट तब आता है जब बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, जब बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगा तो वो अनबैलेंस कहला ही जाता है अपने आप। ठीक है, पर अनबैलेंस और बैलेंस का क्या मतलब है कि देखिए ये कोई हमारे पास ये एक बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर इस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर से इधर से भी क्या लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मैं पूछूंगा बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो जो टोटल फोर्स होता है उसको बोलते हैं नेट फोर्स या फिर उसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स। तो हम रिजल्टेंट फोर्स पता करना चाहते हैं कि इस बॉडी के ऊपर कितना एक्ट हो रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे कि हम क्या करेंगे कि बॉडी के ऊपर देखेंगे कितनी तरह का फोर्स है और उसका डायरेक्शन क्या है। तो मैंने इसमें देखा कि इसका फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, इसमें फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, और दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है। तो जब डायरेक्शन दोनों का सेम होता है तो दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। जिस तरह से अलजेब्रिक सम करते हैं उस तरह से हम इसको अलजेब्रिक सम कर देंगे। 10 + 10 तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा बॉडी हो इस तरह से कोई दूसरा बॉडी हो, इसके ऊपर हम निकालते फोर्स। मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स है और इस बार 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस समय हमारे पास नेट फोर्स कितना आएगा, तो इस समय नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या है कि आप देखिए ध्यान से, होता क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, 2 डायरेक्शन आ गया। तो जब 2 डायरेक्शन आ जाता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो हम क्या करते हैं किसी एक को प्लस लेते हैं और उसके अपोजिट वाले को क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन से मतलब होता है। ठीक है, तो इसलिए ये डायरेक्शन से इसको मतलब है, इसलिए ये क्या कर रहा है कि एक को प्लस और एक को माइनस ले रहा है। यहाँ पे दोनों को प्लस ले लिया, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं बोलता हूँ कि इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा,
तो इसके विपरीत डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो इसको हम +10 लेंगे और इसको उसी समय क्या लेंगे, -10 लेंगे। तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो नेट फोर्स हमारा आएगा 0। नेट फोर्स कितना आएगा, 0। तो देखिए यहीं से ये कंसेप्ट शुरू होता है बैलेंस और अनबैलेंस का। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे बलों का जो जोड़ है, लगने वाले सारे बलों का जो सम है, ठीक है, अगर वो सम जो रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है अगर वो 0 के बराबर है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस। और अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस। तो बैलेंस का मतलब है कि नेट फोर्स जो होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अनबैलेंस का मतलब है कि नेट फोर्स जो होना चाहिए वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंस और अनबैलेंस। क्या बात समझ में आया यहाँ पे क्या है। अब एक आप बनाओ, कि मैं एक आपको बनाने के लिए देता हूँ। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरफ से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मुझे बताओ नेट बल कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, तो इसको निकालना। तो आपने कोशिश किया होगा बनाने की, तो फिर से मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा। तो 10 न्यूटन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि इसका मुंह किधर है, उस तरफ है, पॉजिटिव की तरफ है। 2 न्यूटन भी क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि उसी डायरेक्शन में लग रहा है। जो हमारा 3 न्यूटन है वो भी क्या है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसको भी प्लस लेंगे। लेकिन जो 10 न्यूटन है वो क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे। अब नेट फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 न्यूटन। इसको हम अभी अलजेब्रिक सम ही कर रहे हैं, माइनस प्लस इसलिए लेते हैं क्योंकि वेक्टर को ऐड करने का ये तरीका है, ठीक है। उसके बीच में हम एंगल देखते हैं, ठीक है, उस हिसाब से करते हैं। अगर हमें कोई इस तरह से ब्लॉक दिया जाए ऐसे, और यहाँ पे कोई फोर्स दे दिया जाए 4 न्यूटन का, और ऊपर से कोई फोर्स लगाए 2 न्यूटन का, तो अब पूछ लिया जाए बताओ हमारा नेट फोर्स कितना आता है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको निकालने का तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं कि इसमें नेट फोर्स निकालने का सिंपल सा तरीका है। मैंने बोला कि ये जो फोर्स है हमारा वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर को ऐड करने का तरीका होता है, हम वेक्टर को अलजेब्रिक जैसा सम नहीं कर देते कि 2 और 2 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस प्लस का यूज इसलिए किया क्योंकि वेक्टर का रूल है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल था दोनों फोर्स के बीच में, ये वाला और ये फोर्स के बीच में जो डायरेक्शन का एंगल है, इसके बीच में एंगल 180 डिग्री आता है, इसलिए एक को प्लस तो एक को माइनस लिया। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नेट फोर्स कैसे निकालते हैं उसमें, ठीक है। पर हाँ, यहाँ पे जब इस तरह से 2 फोर्स लग जाए और परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, सिंपल दोनों फोर्स का स्क्वायर का ऐड करो और उसका अंडर रूट ले लो, तो वो जो आएगा आपका वही आपका होगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और 16 और 4 20, तो ये आ गया अंडर रूट 20 न्यूटन। ये क्या आया, अंडर रूट 20 न्यूटन। और आप अब ध्यान से देखो तो हमारा ये बैलेंस था, ये सारे के सारे क्या है, अनबैलेंस है। इसको हम अनबैलेंस और बैलेंस इस तरह से निकालते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, तो पहले आपको मैं बता दूं गैलीलियो था कौन। तो गैलीलियो एक बहुत बड़े नामी साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका ग्रेविटेशन में या फिर मोशन में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया, उस समय इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ कोशिश किया था, ठीक है। उसी चीज़ को न्यूटन ने क्या किया, आगे लेके गए, ठीक है। तो गैलीलियो ने कुछ क्या ऑब्जर्व किया था, तो गैलीलियो देखना चाहते थे कि मोशन और फोर्स में कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। मोशन और फोर्स में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। उस डेटा पे उन्होंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश किया। तो उन्होंने ना पहले ये ऑब्जर्वेशन देख लो, इसको उतार लो, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है पहले, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन को उतारने के बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा, इसको मिटाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले ये 3 को उतारो, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए, आप लोगों ने ये चीज़ें उतार लिया होगा, आप लोग कॉपी में देखो और
एक एक करके मैं उसको पूरा करता हूँ, ठीक है। एक एक करके उसको मैं बताता हूँ गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया। तो पहले गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने देखा कि अगर कोई मैं इंक्लाइंड प्लेन लेता हूँ, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है कि ग्राउंड से उसका कुछ एंगल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंगल बनाया थीटा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, उस इंक्लाइंड प्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम छोड़ते हैं तो उसका स्पीड जो होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। उसी के अपोजिट अगर इसी इंक्लाइंड प्लेन पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंकूँ, नीचे से फेंकूँ तो इसका जो स्पीड होता है धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि ऊपर से आ रहा है तो स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नीचे से जा रहा है तो स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, दो आइडेंटिकल इंक्लाइनेशन लिया और वहाँ पे देखना शुरू किए। उन्होंने दो प्लेन लिया, ये इस तरह से एक प्लेन है और एक प्लेन इधर है, ठीक है। दोनों का इंक्लाइनेशन क्या है, सेम है। इंक्लाइनेशन का मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है दोनों का सेम है, मतलब दोनों का जो स्लोप है वो सेम है, सेम ढलान से इस तरह से लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ता हूँ, ठीक है, ड्रॉप करता हूँ, तो देखते हैं क्या स्पीड जो होता है जैसे जैसे नीचे जाता है स्पीड बढ़ता है, और स्पीड बढ़ने के बाद ये प्लेन इधर की तरफ, ये जो बॉल है वो इस तरफ की तरफ मुड़ जाता है, दूसरे प्लेन की तरफ मुड़ जाता है और वहीं तक आता है जितना हाइट इसने पहले था। मतलब जिस हाइट से इसको छोड़ा गया था उस हाइट को ये रीच करने के लिए इस पॉइंट तक फिर वापस आता है, फिर वहाँ से रिटर्न फिर से पीछे आता है और फिर से ये यहीं तक जाता है। तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि देखो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ता हूँ तो वो उतना ही हाइट क्या करता है, रीच करना चाहता है। उन्होंने इस चीज़ को और आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या किया कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन था इसका इंक्लाइनेशन उन्होंने डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने का मतलब क्या है, उन्होंने अब इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन लिया, डिक्रीज कर दिया। अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये है, ठीक है। तो उन्होंने इस समय भी देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये ऑब्जेक्ट सिमिलर जैसे पहले कर रहा था वैसे फिर से क्या होता है, सेम हाइट तक पहुँचता है। लेकिन उन्होंने देखा एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि पहले ये सेम हाइट चलने के लिए इतना डिस्टेंस कवर किया था, पर इस बार उसी हाइट को रीच करने के लिए इसने क्या किया, ज़्यादा डिस्टेंस इस बार ट्रैवल किया है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया ताकि फिर से क्या हो, वो हाइट उनको मिले। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दे, क्या कर दे, हॉरिजॉन्टल कर दे, तब तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से छोड़ेंगे तो ये प्लेन कभी भी उस हाइट को दिला ही नहीं पाएगा, तो ये तो ब्लॉक कभी रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम के लिए क्या होगा, ये आगे चलता चला जाएगा। पर उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ब्लॉक जो है आगे चलकर फिर कभी ना कभी क्या होता है, रुक जाता है। तो रुकने का कारण बाद में पता चला कि ये रुकने का कारण क्या है कि फ्रिक्शन है सरफेस पे, इसलिए क्या हुआ, ये रुक जाता है। पर गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट चाहता है कि हम उसी स्टेट पर चले जाए, उसी कंडीशन में चले जाए, तभी वो रुकता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर एक टेंडेंसी है कि अपने आप को क्या करे, उसी अवस्था में उसी कंडीशन में रखे। तो यहाँ से मैंने उसको छोड़ा तो वो उसी कंडीशन में पहुँच गया, यहाँ से छोड़ा तो उसी कंडीशन में पहुँच गया, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया, क्यों, क्योंकि उसको कंडीशन बस अटेंड करना है। लेकिन जब मैं इधर छोड़ा तो ये क्या करना चाहिए था, इसको भी वहाँ तक जाना चाहिए था, गैलीलियो ने बोला भी, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण ये उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता। पर ये कहने का मतलब ये है कि ये कभी नहीं रुकना चाहिए था, पर ये रुकता है, उसका कारण क्या है, फ्रिक्शन है। क्या बात समझ में आता है? अभी क्या मतलब है, गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, तो गैलीलियो ने यही 3-4 बातें ऑब्जर्व किया और उसके बाद कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि होता है कि द नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी इज नॉट द स्टेट ऑफ रेस्ट। जो बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है, मतलब बॉडी ऐसा नहीं है कि हमेशा वो रुकना ही चाहती है, हमेशा वो रेस्ट में रहना चाहती है, ऐसा स्टेट नहीं होता, ठीक है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन और रेस्ट। बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक क्षमता होती है कि उसके ऊपर जो स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको वो क्या कर सके, अपोज कर सके, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर क्या होती है, एक टेंडेंसी है, एक एबिलिटी है बॉडी का कि उसके ऊपर जो भी चेंज करने वाला फोर्स लगे या फिर जो भी लगे, ठीक है, जिसके कारण उसका स्टेट चेंज हो, तो वो नहीं चाहती कि स्टेट क्या हो, चेंज हो, तो उसको वो अपोज भी करती है। ये इसी को बोलते हैं हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया इसी को बोला जाता है। और यही जो कंक्लूजन है इसको गैलीलियो ने बोला बाद में, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो मैं इसको अब मिटाता हूँ। तो अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हर एक क्लास में एक लॉ हम करवाएंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाएंगे और उसको हम इसी तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है।
गैलीलियो ने क्या बोला कि गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि मोशन और फोर्स में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। उन्होंने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, तरह तरह का ऑब्जर्वेशन देखे कि उन्होंने देखा कि बॉडी को जब हम दो इंक्लाइन प्लेन लेते हैं तो जितना हाइट से मैं छोड़ता हूँ उतना ही हाइट क्या करना चाहता है, वो रीच करना चाहता है, ठीक है। अगर मैं उस प्लेन को, सेकंड वाले प्लेन को अगर पूरा हॉरिजॉन्टल कर दूं तो वो बॉडी कभी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। पर वो बॉडी रुक जाती है, तो उसका कारण क्या है कि उसका कारण क्या है कि मतलब कि उसका कारण है कि बॉडी जो है रुकने का कारण है कि वहाँ पे क्या आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है, इसलिए बॉडी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। पर गैलीलियो का कहना बिल्कुल सही था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। थर्ड वाले केस में वही था, वो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। पर वो रुकना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स आया, ठीक है। तो वो तो बस ऑब्जर्वेशन देख रहे थे कि ऐसा कुछ होता है, तभी उन्होंने कंक्लूड किया कि बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपोज करे अपने ऊपर जो चेंज हो रहा है स्टेट को, उस चेंज ऑफ स्टेट को क्या करे, वो अपोज करे, उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है। अब उसी बात को आगे लेके गए न्यूटन, और न्यूटन ने बनाया उसी नियम को न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक बात आगे जाके बोला, क्योंकि उन्होंने फोर्स इसके बीच में रिलेशन देख रहे थे, पर इन्होंने बोला कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सभी बॉडी जो होती है चाहे तो वो रेस्ट में रहेगी, नहीं तो वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी एक स्ट्रेट लाइन पे। कब तक, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए। लेकिन बाहरी फोर्स भी कैसा लगना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए। अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगता है, ठीक है, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो उस बॉडी का स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। अगर नहीं लगता है तो उस बॉडी का स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है। क्या बात समझ में आया? न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बस इतना ही बताया कि बॉडी के ऊपर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है ताकि उसके बॉडी का स्टेट में क्या हो, चेंज हो। क्लियर चीज। गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, गैलीलियो ने देखा कि अगर कोई बॉडी के ऊपर स्टेट चेंज होती है तो बॉडी उसको अपोज करती है, बॉडी उसको क्या करती है, अपोज करती है, ताकि उसका स्टेट चेंज ना हो, ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और यहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। क्या बात समझ में आया यहाँ तक? न्यूटन ने क्या बोला, अब इसका न्यूटन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उस पर फोर्स लगाएंगे अनबैलेंस, तो वो बॉडी के पास स्पीड आ जाएगा। स्पीड आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज हो गया, और अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, ठीक है, उस पर हम फोर्स लगा देंगे तो बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा, और जब स्पीड चेंज होगा तो फिर से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। यानी कि अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है, लगेगा तो बॉडी हमेशा क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। तो इसका ये मतलब है। सेकंड पॉइंट बोला है, द बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओन। बॉडी कभी भी अपने स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकती, उसको चेंज करने के लिए बाहर से कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ताकि उसका स्टेट क्या हो, चेंज हो। क्या ये बात क्लियर है चीज़ आपको कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलना चाहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ बस यही बोलना चाहता है कि बॉडी का स्टेट तभी चेंज होगा जब कोई बाहर से अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स आएगा। अगर नहीं आया तो कभी भी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। क्लियर चीज़? चलिए जी, तो अब इसको हम मिटाते हैं, इसको उतार लीजिए। चलिए, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन हो चुका है, लॉ ऑफ इनर्शिया हम बता चुके हैं। अब इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन ने जो बोला कि अनबैलेंस फोर्स जरूरी है बॉडी के ऊपर लगाने का, तभी उसका स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। ये क्यों हो रहा है, ठीक है, तो इसका कारण है हमारा इनर्शिया। क्या कारण है, इनर्शिया। इनर्शिया है इसीलिए अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत है। अगर इनर्शिया नहीं होता तो अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत नहीं था, वह स्टेट अपने आप चेंज हो जाता। इनर्शिया फिर होता क्या है, तो इनर्शिया क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक क्षमता होती है कि अपने आप को उस स्टेट में बनाए रखे। बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है कि अपने आप का जो स्टेट है, खुद का जो स्टेट है, उस स्टेट को वो बरकरार रखे, और अगर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स लगता है तो उसको वो अपोज करे। उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बात समझ में आया क्या बोला मैंने?
मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है कि वो अपने आप का जो स्टेट है, ठीक है, उसको वो चेंज ना होने दे। अगर कोई चेंज करने वाला एक्सटर्नल फोर्स आता है, अनबैलेंस फोर्स आता है, तो वो उस फोर्स को क्या करे, अपोज करे। यही काम होता है इनर्शिया का, इसी को बोलते हैं हम इनर्शिया। बॉडी के अंदर जो क्षमता है उसी को बोलते हैं इनर्शिया। ये इनर्शिया है, अपोज करता है एक्सटर्नल फोर्स को, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है ताकि इसको क्या किया जाए, स्टेट को चेंज करवाया जाए। यानी कि जितना टेंडेंसी होती है बॉडी की अपोज करने की, उससे ज़्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स जब लगाते हैं तो बॉडी क्या होता है, मूव करता है, या फिर उसका स्टेट क्या होता है, बदलता है। अगर मैं उतना फोर्स नहीं लगाऊंगा तो बॉडी अपने स्टेट को चेंज कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो करने ही नहीं देगी, ठीक है। क्योंकि बॉडी भी समझदार है, वो भी क्या कर रही है, अपने आप को स्टेट को बनाए रखने के लिए बाहर से जो अनबैलेंस फोर्स आया उसका अपोज करती है। क्या बात समझ में आया? ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा बहुत अच्छे से। क्या होता है कि हम लोग जब बस में खड़े होते हैं, ठीक है, और बस अचानक से क्या होता है, आगे की तरफ चली जाती है, तो क्या होता है कि बस अगर आगे की ओर जा रही है तो बस के साथ कांटेक्ट में मेरा पैर है, तो वो पाँव को भी क्या करेगी, आगे की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास भी क्या आ गया है, एक स्पीड आ गया है, ठीक है। तो ये पाँव भी क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जो पूरा बॉडी है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉडी है वो क्या था, शुरुआत में रेस्ट में था। तो जब ये रेस्ट में था, पाँव अचानक से आगे बढ़ जाएगी तो बॉडी को भी क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करती है, बॉडी पीछे की तरफ जाती है ताकि उसको अपोज कर सके, ताकि वो खुद को रेस्ट में रख सके। क्या बात समझ में आता है? उसी तरह से अचानक अगर ब्रेक लग जाए तो बॉडी को वो चाहता है कि आगे हम लेके जाए, तो बॉडी किधर की तरफ चले जाती है, पीछे की तरफ। सॉरी, जब ब्रेक लगता है तो फोर्स जो है इस बार गति के अपोजिट लगता है, पीछे की तरफ, तो बॉडी किधर की तरफ जाती है, आगे की तरफ जाती है, ताकि उसका इनर्शिया चेंज ना हो, उसका स्टेट चेंज ना हो। तो वो चाहती है कि अपोज करना। क्या बात समझ में आता है? ये चीज़ें कि अगर बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी क्या करेगा, उस फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। उसी टेंडेंसी को क्या नाम दिया जाता है, इनर्शिया। यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण ही एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। इनर्शिया है, इसीलिए हमको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनर्शिया नहीं होता तो अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बॉडी के अंदर क्षमता है कि वो अपने स्टेट को बनाए रखने के लिए जो बाहर से फोर्स आ रहा है उसको वो क्या करे, अपोज करे। क्लियर चीज़, बात समझ में आता है? सेम चीज़ होता है कैरम के गोटी में भी होता है कि हम जब कैरम के गोटी को मारते हैं, ठीक है, जो भी उसमें रखा होता है, ठीक है, जो गोटी है उसको जब हम नीचे से मारते हैं स्ट्राइकर से, जब उसको स्ट्राइक करते हैं तो जो ऊपर का मास है जो निकल जाता है, उसके ऊपर जो होता है वो जैसे वैसे ही रह जाता है। उसका कारण क्या है कि वो रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो इनर्शिया 3 तरह से डिफाइन होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जैसे अभी मैंने बताया आपको कि बस में हम खड़े हैं, बस अचानक से चली जाती, आगे चलती है, तो हम किधर चले जाते हैं, पीछे की तरफ, क्योंकि बस आगे की तरफ बल लगाया तो मैं किधर जाऊंगा, पीछे की तरफ। अपने उसको अपोज करने के लिए किधर जाऊंगा, मैं पीछे जाऊंगा। फिर बस अगर अचानक से ब्रेक मार देगी तो बस इस बार क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो हम किधर की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो वो हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब है कि देखो, हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं, जिसकी वजह से साइकिल क्या होती है, मोशन में आती है। लेकिन जब हम मोशन में साइकिल को लेके आ जाते हैं, उसके बाद हम पैडल अगर मारना बंद कर दे तो क्या साइकिल रुक जाएगी? तो उस समय आंसर होगा कि नहीं, साइकिल तुरंत कैसे रुक जाएगी, वो तो धीरे धीरे रुकेगी ना। तो ये जो हमारा पैडल मारने के बाद भी साइकिल उसी स्पीड से चलता रहा और फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, उसका स्पीड धीरे धीरे घट गया, ठीक है। तो वो जो कुछ देर तक जो मोशन में रहा, ठीक है, वो किस लिए रहा, क्योंकि बॉडी के ऊपर क्या था कि बॉडी का स्टेट था कि वो उस स्पीड से चले, तो वो उसी स्पीड से क्या हो रहा है, चलता गया, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स था जो कि उसके ऊपर लगा, जिसके कारण उसका मोशन क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज किया। तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सॉरी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि अगर मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं कि अगर आप कभी बस में बैठे हो या फिर गाड़ी पे बैठे हो,
तो अगर गाड़ी जो है इस तरह से लेफ़्ट टर्न लेती है, ठीक है, किस तरह का टर्न लेती है, लेफ़्ट टर्न लेती है, तो उसके अंदर बैठे जितने पैसेंजर होते हैं वो राइट की तरफ क्या होते हैं, बेंड हो जाती है, ठीक है, सारी पैसेंजर। अगर गाड़ी इस तरह से हो रहा है तो सबको लोग क्या होगा, राइट की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, मतलब जिधर सेंटर है उसके विपरीत दिशा में से क्या होता है, सारे के सारे लोग चले जाते हैं। तो उस समय जो उसके ऊपर फोर्स लगा, क्या होता है कि देखो गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है कि व्हीकल के ऊपर क्या हो रहा है कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ जिसके कारण इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन हम तो रेस्ट में थे, तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब गाड़ी लेफ्ट लेती है तो हम किधर चले जाते, राइट की तरफ चले जाते, ताकि हम उसका अपोज कर सकें। क्लियर चीज़। और इस तरह के जो सूडो फोर्स, इस समय जो फोर्स लगता है हमारे ऊपर, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स, और उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने बोला था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में होता है क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो जो है अपने आप को चेंज ना होने देने के लिए अपोज करती है, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव कर जाती है। जैसे व्हीकल पे बैठे सारे पैसेंजर जो है दूसरी साइड क्या होती है, चली जाते हैं। क्या बात समझ में आए यहाँ तक? इसी को बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और इसी को बोलते इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर चीज़, बात समझ में आए यहाँ तक? अब बहुत सारा एग्जाम्पल देखा होगा आपने एग्जाम्पल देखा होगा। तो दोस्तों ये है हमारा देसी जुगाड़। आपने ये सब चीज़ें इंटरनेट पे बहुत ही ईजिली आपने देखा होगा कभी ना कभी। ये देखिए, मैंने इस बॉटल का जो भी पीस है इसको मैंने पूरा मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया है वाटर से, ठीक है। अब वाटर से फिल करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, सर्कुलर पाथ पे ऐसे घुमाऊँगा। अब आपको पता है पिछले क्लास में आपने देखा था कि सर्कुलर पाथ पे अगर किसी चीज़ को घुमाते हैं तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज होता है। और उस समय जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो फोर्स आता है जो कि टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। पर यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दिखाने वाले, यहाँ पे हम दिखाने वाले कि जब इस बॉडी को जब हम घुमाएंगे, ठीक है, तो इसका जो वाटर है वो गिरेगा नहीं। कारण क्या है कि बॉडी जो है, बॉडी के अंदर जो वाटर है, ठीक है, वो हमेशा चाहेगा कि हम जिस कंडीशन में थे, जिस डायरेक्शन में थे, उस डायरेक्शन में रहें। तो उस डायरेक्शन में रहने के लिए क्या करेगा वो, कि जिधर की तरफ हम इसको टर्न कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा, जैसे पैसेंजर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ करता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि ये जो वाटर है वो हमेशा पीछे की तरफ जाना चाहेगा। जब ये इस तरह से सर्कल पाथ पे जाएगा तो हमेशा ये किधर जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यही ऑब्जेक्ट है जिसको मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ, तो ये जब इस तरह से इसको मैं घुमाऊँगा, ठीक है, तो इसके अंदर का जो वाटर है वो हमेशा चाहेगा किधर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए चाहेगा, इस तरह से, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, ये वाटर इसके अंदर ही बना रहेगा चारों तरफ से, क्योंकि जब इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो किधर जाना चाहेगा, बाहर की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पर ये चाहेगा कि हमारा डायरेक्शन चेंज ना हो। चलिए हम अब इसको देखते हैं। ये देखिए इसमें से एक भी पानी गिर नहीं रहा है, ठीक है। इसका कारण क्या है कि इसका जब हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको मैं फेंकता हूँ पहले, इसको रोटेट करवाया तो कभी ना कभी ऐसा आया होगा समय कि ये इस तरह से उल्टा हो चुका होगा। तो उस समय तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वाटर को किधर आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, पर वाटर नीचे नहीं आता है। वाटर किधर जाना चाहता है उस समय, ऊपर जाना चाहता है। क्यों ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, जिसके कारण क्या हो रहा है, मैं इस तरह से डायरेक्शन चेंज करवा रहा हूँ तो वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, बाहर की तरफ भाग रहा है, जिसपे हम बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जो कि एक सूडो फोर्स है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, ये नीचे नहीं आया। क्या बात समझ में आया चीज़ें? तो यही था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगले क्लास में हम देखेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो भी है, और उसके बाद न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर आपको मेरे पढ़ाई हुए चीज़ों को आपको समझ में आता है तो आप इसको शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ और थोड़ा सा